भारत के स्टार जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक्स में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। वैसे उम्मीद तो गोल्ड की थी, लेकिन नीरज चूक गए। खैर, ओलंपिक्स के बाद कई खबरें चलीं कि उनकी परफॉर्मेंस पर एक बीमारी ने बहुत बुरा असर डाला। इस बीमारी का नाम है हर्निया। दरअसल नीरज को काफी समय से इनगुइनल हर्निया था, लेकिन पेरिस ओलंपिक्स के चलते वो अपनी इस बीमारी पर ध्यान नहीं दे रहे थे। धीरे धीरे दिक्कत बढ़ गई और उनके पास आखिरी ऑप्शन बचा सर्जरी का। वैसे सिर्फ नीरज ही नहीं, भारत में बहुत सारे लोग हर्निया से परेशान हैं। इसमें पेट के किसी हिस्से में पहले उभार आता है, फिर वो सूज जाता है और दर्द करने लगता है। समय पर ध्यान ना दिया जाए तो सर्जरी ही इकलौता रास्ता बचता है। लेकिन हर्निया के मरीजों को कैसे पता चलेगा कि अब सर्जरी की ज़रूरत है? आज सेहत के एपिसोड में हम डॉक्टर साहब से यही जानेंगे। साथ ही समझेंगे कि हर्निया क्या है, ये क्यों होता है, किन लक्षणों से पता चलता है कि हर्निया सर्जरी की ज़रूरत है और इससे बचाव कैसे किया जाए। सुनिए। हर्निया क्या होता है वो जानने के पहले ये ज़रूरी है कि हमको मालूम पड़े कि पेट के भाग में क्या होता है। तो पेट में दो हिस्से होते हैं, एक मस्कुलर वॉल रहता है जिसमें स्किन मसल्स होते हैं, और एक अंदर का भाग होता है जिसमें ऑर्गन्स होते हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन्स। तो ये दोनों के बीच में एक थिन लेयर होता है। अगर ये लेयर में या मसल में वीकनेस आ जाती है तो ये जो इंटरनल ऑर्गन है ये वो वीक पॉइंट से बाहर आता है। इसको, ये वीक पॉइंट जहाँ से इंटेस्टाइन बाहर आ रही है, इसको हम हर्निया कहते हैं। अभी ये वीक पॉइंट कहाँ पे है उस हिसाब से वो हर्निया का नाम दिया जाता है। जैसे अगर ये वीक पॉइंट नाभि के पास है तो इसको हम कहते हैं अम्बिलिकल हर्निया। नाभि के आजू बाजू में रहा तो इसको कहते हैं पेरी अम्बिलिकल हर्निया। ऊपर के हिस्से में एपिगैस्ट्रिक हर्निया, नीचे के भाग में इंग्वाइनल हर्निया, फीमोरल हर्निया, और कोई भी पेट के ऑपरेशन के बाद जो हर्निया होता है उसको हम कहते हैं इंसिजनल हर्निया। हर्निया होने का कारण क्या है? बिकॉज ये वीकनेस इन द मसल होता है, तो वो रीजंस जिसकी वजह से पेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और मसल्स पे लोड जहाँ ज़्यादा आ जाता है तो वो पॉइंट वीक हो जाता है। और वो वीकनेस तब होता है जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, जैसे बहुत ज़्यादा खांसी हो, पेशेंट जिनको ब्रोंकियल अस्थमा है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, या फिर कॉन्स्टिपेशन जिसमें बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं मोशन पास करने के लिए। फिर मेल्स में, जो एल्डरली मेल्स होते हैं, उनमें प्रोस्टेट अगर बढ़ा है तो वो यूरिन पास करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं। या फिर जिम एक्टिविटीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं, अनरेगुलेटेड एक्सरसाइजेज जिसमें लोड ज़्यादा पड़ता है, तो इन पेशेंट्स में हर्निया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और कोई भी पेट का ऑपरेशन अगर हुआ है तो वो जो स्कार है वो एक वीक पॉइंट है, वहाँ से भी हर्निया हो सकता है। अगर पेशेंट खड़ा होता है या खांसते हैं तो वो वीक पॉइंट से एक उनको बल्ज दिखता है, स्वेलिंग या लंपिशनेस, जो या तो प्रेस करने में या लेटने में वो अंदर चला जाता है। इनिशियली ये प्रोसेस बहुत स्मूथ है, इसीलिए पेन नहीं होता है। बट हर्निया में ये हमेशा रिस्क होता है कि ये जो इंटेस्टाइन बाहर आ रही है ये अटक सकती है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। नाउ ऑब्स्ट्रक्शन इज़ एन इमरजेंसी बिकॉज जो अटका हुआ इंटेस्टाइन है उसका ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है और फिर वो इंटेस्टाइन में गैंग्रीन हो सकता है। तो इसीलिए सारे हर्नियाज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइट, हर्नियाज को ज़्यादातर ट्रीटमेंट ज़रूरी है ये इमरजेंसी अवॉइड करने के लिए। तो शुरुआत में जो पेनलेस था वो अगर पेनफुल हो जाए या फिर ईजिली जो स्वेलिंग अंदर जाता था वो नहीं गया, तो इसका मतलब है कि अटक रहा है। ऐसे पेशेंट्स को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट में सिर्फ ऑपरेशन ये एक ही ऑप्शन है, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस डिपेंडिंग अपॉन द साइट होता है। क्या हर्निया का हम बचाव कर सकते हैं?
हाँ, ऐसे हर्नियाज जिसके कारण पेट पे प्रेशर आता है, वीक पॉइंट होता है, वो कॉज को अगर टाइम पे ट्रीट करे, जैसे खांसी का ट्रीटमेंट, कॉन्स्टिपेशन का इलाज, प्रोस्टेट का इलाज, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो जिम एक्टिविटीज़ हैं ये अनरेगुलेटेड नहीं होने चाहिए। इट हैज़ टू बी अंडर सुपरविजन, इट हैज़ टू बी ग्रेडेड एंड ग्रेजुअल, यानी सडनली वेट्स उठाना विदाउट रेगुलेशन, ये अवॉइड करेंगे तो हर्निया के चांसेस कम हो जाते हैं। देखिए, हर्निया का इलाज क्या होगा ये व्यक्ति की स्थिति और बीमारी की स्टेज पर निर्भर करता है। अगर आप परहेज और सतर्कता बरतें तो कई मामलों में ये खुद से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर लापरवाही हुई तो सर्जरी के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। हर्निया की सर्जरी कराने में 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का खर्च आता है। हालांकि कुछ मामलों में ये खर्च और ज़्यादा बढ़ सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। मोबाइल सर के पास रखने से नहीं है कैंसर का खतरा, जानिए नई स्टडी में क्या पता चला। अब तक माना जाता था कि मोबाइल फोन को सिर के पास रखने से दिमाग में ट्यूमर बन सकता है, कैंसर हो सकता है। कई लोग ये भी मानते थे कि सड़क किनारे जो ब्रॉडकास्टिंग एंटीना लगे होते हैं उनसे निकलने वाला रेडिएशन कैंसर पैदा कर सकता है। लेकिन अब इन दोनों ही दावों को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खारिज कर दिया है। मोबाइल फोन और दिमाग के कैंसर के बीच कोई भी कनेक्शन नहीं है जी। WHO के सहयोग से की गई एक रिसर्च में ये बात सामने आई है। रिसर्च एनवायरनमेंट इंटरनेशनल में छपी है। 9 देशों के 11 इन्वेस्टिगेटर्स ने इसे किया है। रिसर्च में 63 स्टडीज का विश्लेषण किया गया। ये सारी स्टडीज 1994 से 2022 के बीच की गई थी। इस रिसर्च का मकसद ये जानना था कि कहीं मोबाइल फोन और दूसरे वायरलेस गैजेट्स इस्तेमाल करने से बच्चों और एडल्ट्स को दिमाग का कैंसर तो नहीं हो रहा, या कहीं उन्हें पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर सलाइवरी ग्लैंड के कैंसर का रिस्क तो नहीं है। रिसर्चर्स ये भी जानना चाहते थे कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से ल्यूकेमिया होने का जोखिम कितना है। ल्यूकेमिया खून का एक कैंसर है। सारी स्टडीज का विश्लेषण करने के बाद पता चला कि फोन से जो रेडिएशन निकलती है उससे कैंसर नहीं हो सकता, यानी मोबाइल फोन से किसी भी तरह के कैंसर का कोई खतरा नहीं है। वैसे इससे पहले WHO की ही एक एजेंसी IARC ने कहा था कि मोबाइल फोन को सिरहाने रखकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि मोबाइल फोन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उससे इंसानों में कैंसर फैल सकता है। लेकिन अब इसे WHO के सहयोग से हुई नई स्टडी ने गलत साबित कर दिया है, यानी आपके और हमारे लिए चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी सलाह यही होगी कि फ़ोन को अपने से थोड़ा दूर ही रखें, क्योंकि फ़ोन पास होगा तो आप उसे बार बार चेक करेंगे, काम में आपका मन नहीं लगेगा, रात में देर से सोएंगे, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी, फिर शरीर और दिमाग को आराम नहीं मिल पाएगा और आप पूरा दिन थका थका सा महसूस करेंगे। समझे? अब आ रही है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झक्का से हेल्थ टिप। गुड़, शहद, कोकोनट शुगर और व्हाइट शुगर, इनमें से कौन ज़्यादा हेल्दी है? एक्सपर्ट ने बताया व्हाइट शुगर बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। खाना है तो शहद खाओ, गुड़ खाओ या कोकोनट शुगर खा लो, लेकिन ये सफ़ेद चीनी कतई नहीं। आपने कई लोगों के मुंह से ऐसी ही बातें सुनी होंगी। दरअसल बहुतों को लगता है कि गुड़, शहद और कोकोनट शुगर व्हाइट शुगर से ज़्यादा हेल्दी होते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ये हमने पूछा डॉक्टर अनु अग्रवाल से। डॉक्टर अनु कहती हैं कि ये सारी चीज़ें एक जैसी ही होती हैं, वो शरीर में जाकर ग्लूकोज में बदलती हैं और शुगर लेवल बढ़ाती हैं। कई लोगों को लगता है कि गुड़ या शहद खाने से शुगर का लेवल नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप कोई भी चीनी ज़्यादा खाएंगे तो शुगर लेवल बढ़ेगा। इसके लिए सिर्फ व्हाइट शुगर को विलेन नहीं बनाया जा सकता। हालांकि ये ज़रूर है कि व्हाइट शुगर सबसे ज़्यादा प्रोसेस्ड होती है। दरअसल व्हाइट शुगर और गुड़ दोनों ही गन्ने के रस से तैयार होते हैं, लेकिन गुड़ को कम प्रोसेस किया जाता है, वहीं शुगर को ज़्यादा। इसके अलावा शहद फूलों के रस से भी बनता है, ये भी कम प्रोसेस होता है। उस पर इसमें एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स, विटामिन्स और ज़रूरी एंजाइम्स होते हैं। अब बात ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी GI की करते हैं। हर चीज़ का एक GI होता है। अगर GI ज़्यादा हो तो इसका मतलब उस चीज़ को खाने के बाद खून में शुगर के लेवल तेज़ी से बढ़ेंगे। वहीं अगर GI कम होगा तो शुगर लेवल तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। कोकोनट शुगर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी GI है वो 35 से 54 के बीच होता है। वहीं शहद और गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से 60 के बीच, यानी इन्हें खाने के बाद शुगर लेवल तो बढ़ते हैं लेकिन धीरे धीरे। इसके अलावा व्हाइट शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 होता है, यानी सबसे ज़्यादा। इसे खाने के बाद शुगर लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। जहाँ तक कैलोरी की बात है तो 1 चम्मच कोकोनट शुगर में 45 कैलोरी होती है, 1 चम्मच गुड़ और व्हाइट शुगर में 60 कैलोरी। तो वहीं 1 चम्मच शहद खाते हैं तो उसमें 64 कैलोरी होती है। अब जब ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कैलोरी दोनों हाई हैं तो आखिर विकल्प क्या है? डॉक्टर अनु कहती हैं कि चीनी कम खाना ही एकमात्र विकल्प है।
आप चाय में चीनी कम लीजिए, फ्रूट जूस या दूसरे जूस मत पीजिए, इनमें बहुत चीनी होती है। बहुत ज़्यादा चॉकलेट या मिठाइयाँ खाने से बचिए। जैसे भी हो सके अपनी डाइट में चीनी की मात्रा कम करिए। एक अडल्ट को एक दिन में 3-4 चम्मच से ज़्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए। वही जिन्हें डायबिटीज़ हैं उन्हें तो पूरी तरह इससे परहेज़ करना चाहिए। वैसे आपके लिए चीनी का एक विकल्प खजूर भी हो सकता है। इसमें नेचुरल मिठास होती है, लेकिन इसे भी सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। 5 खजूर से हमें 117 कैलोरी मिलती है। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से जुड़ा कोई सवाल है तो इस ईमेल आईडी पर दाग दीजिए sehat.lallantop@gmail.com। फिलहाल के लिए सूचना समाप्त। अपना ख्याल रखिए। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।